हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। केवीएस आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन अभी चल रहा है, जिसमें कलाकार के बारे में मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था। राजा रवि वर्मा के बारे में अभी मैं राम किंकर बैच के बारे में ये नया वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि राम किंकर बैच का जन्म कहाँ पर हुआ था, राम किंकर बैच ने कहाँ से शिक्षा ली थी, उन्होंने कहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया, कहाँ पर उन्होंने वो किस विधा से जुड़े थे, और उन्होंने उन्हें उनकी कुछ मूर्तियों के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि ये मूर्ति इस समय कहाँ पर लगी हुई है और कितनी बड़ी है, कितनी ऊंचाई पे है। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो जो मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ। तो राम किंकर बैच का जन्म बांकुरा ज़िले में सन 1910 में हुआ था। दोस्तों, ये कुछ मिस प्रिंट है जो उसमें 1906 लिखा हुआ है, लेकिन उनका जन्म 1910 में हुआ था। ठीक है। 1910 में बांकुरा ज़िले में हुआ था। बंगाल के बांकुरा ज़िले में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक फेमस मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनका संबंध आप शांति निकेतन से रहा। ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। इन्होंने चित्रकारियाँ भी की थी और मूर्तिकला भी इन्होंने बनाई थी। इनके विशाल चित्र मूर्ति जो सीमेंट, कंक्रीट और नॉर्मल उससे होते थे। कुछ उनकी जो टेक्निक थी वो ऐसी थी कि वो खुद उसको पूरा उसको प्रोसेस खुद से करते थे। उन्होंने कभी भी किसी से हेल्प नहीं ली। तो इस तरह से राम किंकर बैच एक धरातल के कलाकार माने जाते हैं, एक बहुत ही शांत चित्त कलाकार माने जाते हैं। ठीक है। तो बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? बांकुरा शहर में ही हुई थी। वहीं पर इनमें कला के प्रति रुचि जागृत हुई। इनके प्रतिभा का सर्वप्रथम 1925 में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना और कला की शिक्षा हेतु शांति निकेतन के कला भवन में इनको भेज दिया, जहाँ पे नंदलाल बोस जैसे कला विशेषज्ञ के सानिध्य में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की थी। लोक कलाओं तथा धरोहर से प्रभावित होकर वे प्रतिलिपियां, चित्र और मिट्टी से गढ़कर आकृतियां बनाने लगे। तकरीबन उनकी उम्र 16 वर्ष 17 वर्ष रही होगी जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। बैच ने प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के छवि और रेखा चित्र भी बनाए थे। उनके चित्र सजीव प्रतीत होते और रेखाओं में एक अजीब सा ऊर्जा होता कि बिना तालीम लिए किसी के हाथों में दिखाना दुर्लभ ही था। उनके इसी जन्मजात गुण को देखते हुए प्रख्यात बंगला पत्रकार रामानंद चटर्जी ने उन्हें शांति निकेतन में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। शांति निकेतन का स्वतंत्र वातावरण उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए अनुकूल साबित हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कला और शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिकता को सार्थक आयाम देने के लिए ही की थी। नंदलाल बोस जैसे महान कला मनीषी और शिक्षक के सानिध्य में बैज ने कला में डिप्लोमा की डिग्री अर्जित की। उनके कला ज्ञान और प्रयोगात्मक अनुभव को देखकर शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग में प्रमुख के पद पर कार्य करने का निमंत्रण मिला। नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने शांति निकेतन को कला के क्षेत्र का अग्रणी स्थान बनाया, जहां पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यक्तिगत विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उन दिनों शांति निकेतन जीवन आदर्श में सरल, उल्लास और परिपूर्ण था। वहाँ शिक्षा के दौरान आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने हेतु उन्होंने धन अर्जित करने प्रारंभ किया। इस समय महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने छात्रों के बीच रहते थे। इससे उनका उदार प्रभाव सभी छात्रों पर पड़ता और यहाँ पर टैगोर के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे प्रतिभाएं थी जिनकी संकल्प, रुचि और गहरी मानवता सभी छात्रों को प्रभावित करती थी।
मूर्ति व चित्रकला का विधिवत विकास क्रम रामकिंकर बैज के जीवन में कैसे हुआ? रामकिंकर ने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी। इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार किया था। उनका मानना था कि एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, सांचे में ढालना, पत्थर, लकड़ी, लोहा काटना, तारों से कुश्ती और आदि कार्य जब वह स्वयं नहीं कर सकता तब वह उसका कला का निष्णात होना कठिन है। रामकिंकर बैज ने अपने चित्रों में मिट्टी, बालू, प्रस्तर, कंक्रीट आदि चीज़ों से अपने मूर्ति शिल्प को बनाया और एक सच्ची लगन और तन्मयता से उन्होंने अपने चित्रों को और प्रतिमाओं को बनाया। उन्हें प्रतिमाओं के गठन में शारीरिक रचना, अनुपात, अंग प्रत्यंग का उभार, सुस्पष्ट स्थितिजन्य लघुता और दृश्यता, दीर्घता और अनुसार सुनियोजित विशेषता, पार्श्वचित्र उत्कृष्ट मूर्तिकला है। रामकिंकर बैज की जो चित्रकला थी, भाव व्यंजन था, वो एकदम मौलिक था। उनके पूर्ण विकास में शांति निकेतन के संगीत, नाटक, कविता और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव परिलक्षित होता था। रामकिंकर बैज एक सफल चित्रकार थे जिन्होंने रामकिंकर बैज ने सन 1938 में शांति निकेतन के खुले आकाश में उन्होंने सीमेंट कंक्रीट से सांथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया जो 427 सेंटीमीटर ऊंची है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि सांथाल परिवार कहाँ पर स्थित है, ये आ जाएगा, या कब बनाया था, या कितनी ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो इनके द्वारा निर्मित अन्य मूर्तियाँ शांति निकेतन यथातथ सुसज्जित हैं। ठीक है, इसके बाद दोपहर की विश्रांत में श्रमिकों, इस तरह का एक क्वेश्चन बनाया, एक मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया है। फिर यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सामने स्थित है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रामकिंकर की यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है या कितनी ऊंची है। ठीक है, रामकिंकर ने टैगोर का पोर्ट्रेट भी तैयार किया था और स्वयं टैगोर ने इनसे उस समय कहा कि रामकिंकर अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस मूर्ति के लिए जितना लिखा जाए उतना कम है और फिर किंकर आगे बढ़ते ही गए और पीछे मुड़कर कभी इन्होंने नहीं देखा था। रामकिंकर ने कहा कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से पूर्व देवी देवताओं को मन में आसन दो, वरना मूर्ति को कलाकार सरस्वती की गढ़ता है और उसके मन में होता है राक्षस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि रामकिंकर बैज जो थे वो कलाकृतियों को बिल्कुल मन में आत्मसात करने के बाद उसको गढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। बैज के जो महत्वपूर्ण चित्र थे उन्होंने सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज और ओसाई विशेष प्रसिद्ध थे इनके। ठीक है, तो इनके जो और भी चित्र थे, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न, संध्या, निर्माण और संयोजन ज्यामितीय आकारों में है। माँ बेटा और कृष्ण जन्म घनवादी क्यूबिज्म में भी इन्होंने काम किया है। उनके जल रंग का विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता चित्रण है। दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। इस प्रकार उनके अधिकांश चित्रों में प्रभाववादियों के प्रकाश, शेजान के अंतराल, घनवादियों के तत्व और पारदर्शिता तथा पूर्वी देशों की लिपि की जीवंतता का सुंदर समन्वय हुआ है। इनके जो चित्र हैं, अपनी कृतियाँ ललित कला अकादमी के स्थायी संग्रह में भी हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भी स्थित हैं। फिर इनके कुछ चित्र नई दिल्ली और विदेश के अनेक निजी तथा सार्वजनिक संग्रहों में भी स्थित हैं। इनकी ऐसी महान मूर्ति शिल्प की जो देहावसान था उनका 1 अगस्त सन 1980 में हुआ था। इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प टैगोर की मुखाकृति और कच्छ देवयानी, आभा रानी, गति संरचना और यक्ष यक्षिणी के रूप में इनकी प्रसिद्ध मूर्तियों को माना जाता है, जो कि अक्सर क्वेश्चन में भी आते हैं। टीजीटी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो या
DSSDO। तो राम किंकर बैज के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग यही आता है कि इनके कभी देवयानी क्वेश्चन पूछ लेगा, कच्छ देवयानी मूर्ति शिल्प किसका है। आभा रानी का तो बहुत कम ही आया है। यक्ष यक्षिणी का बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पर स्थित है, कब बना था और किस माध्यम में बना है, और यही सब चीज़ें आती हैं। तो एक बार आप राम किंकर बैज को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। उनके लैंडस्केप और कंपोजिशन विधा में भी काम करने वाले चित्रों में भी उनकी मूर्ति का झलक दिखता है, और इस तरह चित्र उभरे हुए लहरिया रेखाओं के उकेरित गतिमान प्रतीत होते हैं। इनका जीवंत उदाहरण उनके मिल कॉल और संथाल परिवार और परिवेश पर बने चित्रों में दिखता है। सकर बैज की कला का मुख्य विषय सामान्यतः रोजमर्रा की जिंदगी और परिवेश से प्रेरित रहा है। उनकी कला में वास्तविकता अपने स्वाभाविक भाव में दिखती है। उन्होंने रियलिज्म में अपने बदलाव के साथ स्कल्पचर के ऊपरी सतह को चिकना नहीं बनाया, बल्कि मिट्टी या सीमेंट के स्वाभाविक टेक्सचर में छोड़ा। उनके मूर्तियों का ये खुरदरापन ही उनके कला की विशेषता बन जाता है। कला के व्यावसायिक पहलुओं पर उनका ध्यान कभी नहीं गया। कला को साधना समझने वाले बैज ने शांति निकेतन में कई पब्लिक स्कल्पचर प्रोजेक्ट पर काम किया। 1938 में बनी सांथाल फैमिली इन्हीं में से एक अपने विशाल आकार में आज भी विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ी है। अमूर्तन और एक्सप्रेशनिस्ट शैली में काम करने वाले वो भारत के प्रथम मूर्तिकार 1938 में बने। द पोएट को भारत का पहला एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्तन शैली का उदाहरण माना गया। यह पोर्ट्रेट कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जिसमें भाव और प्रतीकों के माध्यम से कवि के प्रभावशाली चेहरे का अमूर्तन और यथार्थ के संयोजन में बड़ी कुशलता के साथ दिखाया गया है। मूर्तिकला के विकास में यह उदाहरण मील का पत्थर साबित हुआ और आगे चलकर अमूर्तन कला का प्रदर्शक बना। जीवन में अर्थ को प्रश्रय न देने वाले बैज ने गिने चुने कमीशन प्रोजेक्ट्स में काम किए और 1970 में बनकर तैयार यक्ष और यक्षी की मूर्तियाँ जो उन्होंने रिजर्व बैंक के लिए बनाई थी, वो बैंक के दिल्ली से स्थित मुख्यालय के बाहर लगी हुई हैं। पत्थर से बनी ये विशाल प्रतिमाएं प्राचीन भारतीय कला से प्रेरित कुषाण काल से प्राप्त मूर्तियों से प्रभावित दिखाई देते हैं। इससे यह पता चलता है कि आधुनिक सोच होने के बावजूद बैज की कला में आत्मा भारतीय ही रही, अपने समृद्ध कला इतिहास की धरोहर से प्रभावित भी रही। बैज को जानवरों से भी बहुत बड़ा लगाव था। उन्होंने कुत्ते, बिल्लियां और अपनी कार्यशाला में घर में इधर उधर स्वच्छंद घूमते रहते थे। कुछ छाया चित्रों में भी उनके पशुओं के प्रति प्रेम का बड़ा सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया। बैज ने कुत्ते और बिल्लियों के अनेक रेखा चित्र और मिट्टी में स्टडीज़ बनाए। सुरीले आवाज़ में धनी बैज के गाने की सुनने में भी रुचि थी। उनके कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। 1970 में। 1976 में ललित कला में मानद उपाधि की और शांति निकेतन से देशिकोत्तम सम्मान मिला। ठीक है, तो 1976 में ललित कला से मानद उपाधि और शांति निकेतन से देशिकोत्तम सम्मान। 1980 में कुछ समय बीमार रहने के बाद बैज ने अंतिम सांसें ली और हमें छोड़कर चले गए। ठीक है, विशाल धरोहर अपनी कला के रूप में और विद्या जो उन्होंने शिष्यों के माध्यम से कला के प्रशंसकों और छात्रों के बीच आज भी जीवित है। तो राम किंकर बैज के बारे में ये पूरा वीडियो मेरा लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना कि मैं आर्ट एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। और ये आर्ट एजुकेशन का प्रिपरेशन TGT, UP TGT, PGT, RPSC ड्राइंग टीचर, DSSB ड्राइंग टीचर और नेट JRF सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट, अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।